गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बीए फाइनल ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हम जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है, इसमें हम थॉमस हॉब्स को अध्ययन कर रहे हैं। थॉमस हॉब्स का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? 1588 में ब्रिटेन के मोलमेसबरी के वेस्टर्न फोर्ट में हुआ था और 1679 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कल हमने पढ़ा था हमारी जो प्रीवियस क्लास में कि जो थॉमस हॉब्स है स्वयं ने कहा था कि मैं और भय मेरा क्या है? जुड़वा भाई है। और कैसा क्यों कहा था? क्योंकि जिस समय थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था उस समय स्पेन की नौसेना ने, जल सेना ने, आर्माडा, इसने ब्रिटेन पर क्या कर दिया था? ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया था और इसके कारण ब्रिटेन का माहौल क्या हो गया था? माहौल है वो भयपूर्ण हो गया था। और ऐसे समय में थॉमस हॉब्स है, इसका जन्म क्या हो गया था? समय से पहले हो गया था। इसलिए थॉमस हॉब्स ने कहा कि मैं और भय जो क्या है? जुड़वा भाई है। स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया था। इसका कारण यही था। थॉमस हॉब्स की जो रचनाएं हैं, डी सिवे, लेवायथन, डी कार्पोरे पॉलिटिको, डी होमाइन, कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता है, डायलॉग ऑन द सिविल वार, ये थॉमस हॉब्स की क्या रचना है। इसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक दृष्टि से सबसे प्रमुख रचना है वो कौन सी? लेवियथन है, जिसकी रचना इन्होंने कब की थी? 1651 में की। जिनकी रचना इन्होंने कब की थी? 1651 में की थी। राजनीतिक दृष्टि से सबसे या सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी? तो कौन सी है? लेवायथन। इस बात का कहीं पर लेवियथन भी आ जाए तो एक ही बात है, इंग्लिश में लेवियथन है, वैसे लेवायथन है। अब आज हम व्यक्ति का स्वभाव, थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव है वो किस प्रकार होता है जानेंगे हम। थॉमस हॉब्स कहता है कि व्यक्ति है वो यश और शक्ति। थॉमस हॉब्स कहता है कि व्यक्ति है वो यश और शक्ति प्राप्त करना चाहता है। थॉमस हॉब्स कहता है कि व्यक्ति क्या चाहता है? यश। व्यक्ति अपना नाम कमाना चाहता है। व्यक्ति है वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति लालची और स्वार्थी है। थॉमस हॉब्स कहता है कि व्यक्ति लालची व स्वार्थी है और प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं यश कमाऊं, शक्ति प्राप्त हो मेरे को। व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती है। थॉमस हॉब्स कहता है कि व्यक्ति की जो इच्छाएं है वो क्या होती है? अनंत होती है। व्यक्ति की इच्छाओं का क्या नहीं है? अंत नहीं है। ये बात कौन कहता है? थॉमस हॉब्स कहता है। तो थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति है वो यश और शक्ति प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति है वो लालची और स्वार्थी है और व्यक्ति की जो इच्छा है वो क्या है? अनंत होती है। इस बात का ध्यान रखना है। थॉमस हॉब्स के अनुसार समाज, अब थॉमस हॉब्स के अनुसार समाज किस प्रकार का है? व्यक्ति तो बता दिया कि व्यक्ति यश और शक्ति प्राप्त करना चाहता है, व्यक्ति लालची और स्वार्थी है, व्यक्ति की इच्छाएं अनंत है, पर समाज है वो कैसा है? तो थॉमस हॉब्स के अनुसार समाज है, समाज को कृत्रिम राज्य की, थॉमस हॉब्स ने समाज को क्या कहा है? कृत्रिम राज्य की भांति कहा है। थॉमस हॉब्स ने समाज को क्या कहा है? जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि वे मनुष्य ने मिलकर क्या बनाया है? राज्य बनाया है, ऐसे इन्होंने समाज को भी क्या कहा है? कृत्रिम राज्य की भांति कहा है। समाज को, थॉमस हॉब्स ने समाज को आणविक प्रकृति बताया है। थॉमस हॉब्स ने समाज को आणविक प्रकृति बताया है। आणविक प्रकृति का मतलब होता है समाज व्यक्तियों का समूह है। आणविक जो प्रकृति, इसका अर्थ होता है समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है। समाज व्यक्तियों का समूह है। थॉमस हॉब्स ने समाज को आणविक प्रकृति का बताया। और आणविक प्रकृति इसका अर्थ होता है कि समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति, समाज व्यक्तियों का समूह है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। ये कौन कहता है? समाज के प्रति थॉमस हॉब्स कहता है। थॉमस हॉब्स से इसके समाज के प्रति विचार है। इसने समाज को कृत्रिम राज्य की भांति बताया है। थॉमस हॉब्स ने समाज को आणविक प्रकृति का बताया है और आणविक प्रकृति इसका अर्थ होता है समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति क्या है? स्वतंत्र है। अब प्राकृतिक अवस्था, थॉमस हॉब्स के अनुसार मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? प्राकृतिक अवस्था थॉमस हॉब्स के अनुसार मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था है
इसका इसने थॉमस हॉब्स ने है वो यथार्थ चित्रण किया है। तो हम अब थॉमस हॉब्स ने जो मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था है वो, थॉमस हॉब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व सामाजिक, प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। थॉमस हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था, तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? पूर्व सामाजिक, मतलब सामाजिक से पूर्व, और राजनीतिक से पूर्व की क्या थी? अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को सामाजिक जो बाद में क्या हो गया था? समझौता हो गया था। तो जो सामाजिक समझौते की अवस्था से जो पूर्व की अवस्था है उसे क्या कहा गया है? प्राकृतिक अवस्था कहा गया है। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौता जब हुआ था उससे पूर्व की अवस्था को क्या कहा है? प्राकृतिक अवस्था कहा है। समझौते की पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा है। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध, सभी के संघर्ष की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था है ये क्या थी? सभी के विरुद्ध। प्राकृतिक अवस्था है ये सभी के विरुद्ध और संघर्ष की अवस्था थी। इसमें क्या था? सब एक दूसरे के विरुद्ध थे, संघर्ष ही संघर्ष था, सभी के संघर्ष की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति व सभ्यता का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में समाज है, सभ्यता है, संपत्ति है। समाज, सभ्यता, संपत्ति, राज्य, इनका क्या था? अभाव था। इन बातों का ध्यान रखना है। थॉमस हॉब्स प्राकृतिक अवस्था किसको बताता है? थॉमस हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था थी जो पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक, मतलब पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक से जो पहले की अवस्था है, किसको थॉमस हॉब्स ने क्या कहा है? प्राकृतिक अवस्था कहा है। कहने का मतलब यह है कि जब सामाजिक समझौता हुआ था, समझौते से पहले की जो अवस्था है उसको थॉमस हॉब्स क्या कहता है? प्राकृतिक अवस्था कहता है। और प्राकृतिक अवस्था में समाज, सभ्यता, संपत्ति, राज्य इस प्रकार के है वो नहीं थे, अभाव था इनका। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन है वो पाशविक। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन है वो पाशविक, पशु की भांति, पाशविक, बर्बर व क्षणिकता। थॉमस हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था है जो समझौते से पूर्व की अवस्था थी और इस अवस्था में मनुष्य का जीवन है वो पाशविक, पशु की भांति, बर्बर और क्या था? क्षणिक था। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन है वो पाशविक, क्षणिक व बर्बर था। प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था और प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था। प्राकृतिक जो अवस्था थी इसमें थॉमस हॉब्स कहता है कि जो नैतिकता की संकल्पना है इसका क्या था? अभाव था। कहने का मतलब ये है, हम जब प्लेटो और अरस्तु का अध्ययन करते थे या मैकियावेली का अध्ययन किया था तो वहाँ पे नैतिक बातें कर रहे हैं, परंतु ये नैतिकता को क्या कर रहा है? नकार रहा है कि नैतिकता की संकल्पना का क्या था? प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति या मनुष्य क्या नहीं था? नैतिक नहीं था। नैतिकता की संकल्पना का क्या था? अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था, शक्ति ही अधिकार है। प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था और वो क्या था? शक्ति ही अधिकार है। क्या था? शक्ति ही अधिकार है। माइट इज राइट। जिसके पास शक्ति है वही ताकतवर है, उसी के पास क्या है? अधिकार है। ये बात कौन कहता है? थॉमस हॉब्स कहता है। क्योंकि हमने जो पिछला हमारा जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन कि ज्ञान का अंत शक्ति है। थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था कि ज्ञान का अंत है वो क्या है? ज्ञान का अंत शक्ति है। किसने कहा था? ये कोटेशन किसका है? ये स्लोगन किसका है? थॉमस हॉब्स का है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। और इसकी इन्होंने जो अपनी बुक है डी कार्पोरे, इसमें 1655 में इसकी रचना की थी। ये जो अपनी बुक है डी कार्पोरे, इसमें इन्होंने 1655 में इस बात का उल्लेख किया है कि ज्ञान का अंत क्या है? शक्ति है। और हमने पढ़ा है कि जब व्यक्ति का स्वभाव, तो इसमें व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति यश और शक्ति प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है प्राकृतिक अवस्था में कि उसका यश अधिक से अधिक बढ़े, उस व्यक्ति में क्या है? शक्ति बढ़े। तो ये बात है
तो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था, शक्ति ही अधिकार है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक अधिकार था, वो क्या था? शक्ति अधिकार था। व्यक्ति है माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति है उसके पास क्या है? सारे अधिकार है। अब प्राकृतिक जो विधि है वो कैसी थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राकृतिक विधि मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही, मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही, मानव में विवेक, मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही क्या थी? प्राकृतिक अवस्था थी। थॉमस हॉब्स कहता है कि मानव विवेक या बुद्धि का, मानव में विवेक या अगर बुद्धि है तो यही क्या है? प्राकृतिक विधि है या प्राकृतिक अवस्था है। थॉमस हॉब्स के समझौते में विशुद्ध विवेक का और थॉमस हॉब्स के जो समझौता है इसमें किसका देखा गया है? विशुद्ध या शुद्ध विवेक या बुद्धि का प्रयोग देखा गया है। थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। थॉमस हॉब्स की जो प्राकृतिक विधि है वो मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। थॉमस हॉब्स के चिंतन में 19 प्रकार की विधि का उल्लेख है। इस बात का ध्यान रखना है कि थॉमस हॉब्स की विधि में कितने प्रकार की विधियों का या प्राकृतिक विधियों का उल्लेख है? तो 19 प्रकार की प्राकृतिक विधियों का उल्लेख है। थॉमस हॉब्स की जो विधि है इसमें 19 प्रकार की विधियों का क्या है? उल्लेख है। छोटा वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि थॉमस हॉब्स है, इसकी जो प्राकृतिक विधि है इसने कितने प्रकार की प्राकृतिक जो विधि है उनका उल्लेख किया है? तो ध्यान रखना है 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि है, इनका थॉमस हॉब्स ने क्या किया है? उल्लेख किया है। तो आज हमने जो हमारी ये दूसरी क्लास है थॉमस हॉब्स से संबंधित, और इसमें हमने सबसे पहले इसका जन्म का ध्यान रखना है। 1588 में ब्रिटेन के मेलमोसबरी के वेस्टपोर्ट में हुआ था। 1588 में, 1679 में इसकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने खुद ने, थॉमस हॉब्स ने कहा है कि भय है मेरा क्या है? जुड़वा भाई। एक क्वेश्चन आ जाए कि थॉमस हॉब्स किसको अपना जुड़वा भाई मानता है, तो किसको? भय को। और मानने का कारण क्या है? जब थॉमस हॉब्स का जन्म होने वाला था उससे कुछ समय पहले स्पेन की जो जल सेना या आर्माडा है इसने क्या कर दिया था? ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया था, और इसके कारण ब्रिटेन का जो वातावरण है वो क्या हो गया था? भयपूर्वक हो गया था। और इसके कारण हॉब्स की मां ने हॉब्स को समय से पहले क्या दे दिया था? जन्म दे दिया था। इसलिए थॉमस हॉब्स स्वयं को क्या कहता है? जुड़वा भाई कहता है। थॉमस हॉब्स की जो प्रमुख या पुस्तकें हैं वो डी सीवे, लेवायथन, डी कार्पोरे पॉलिटिको, डी होमाइन, कानून के तत्व है, गृह युद्ध पर एक वार्ता है, डायलॉग ऑन दी सिविल वार्स, ये इनके ग्रंथ है। इसमें राजनीतिक दृष्टि से जो प्रमुख ग्रंथ है वो लेवायथन है, वो कब लिखा था? 1651 में इसने रचना की थी। और अपनी जो डी कार्पोरे पॉलिटिको है इसमें इसने कहा है ज्ञान का अंत शक्ति है। ज्ञान का अंत क्या है? शक्ति है। कौन कहता है? थॉमस हॉब्स कहता है। किस बुक में? डी कार्पोरे पॉलिटिको में थॉमस हॉब्स ने जो प्राकृतिक विधियां हैं 19 प्रकार की प्राकृतिक विधियों का क्या किया है? इन्हें उल्लेख किया है। और इसने व्यक्ति का स्वभाव बताया कि व्यक्ति वो यश और शक्ति, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा यश बढ़े, मेरी शक्ति बढ़े। व्यक्ति वो लालची और स्वार्थी है, और व्यक्ति की इच्छाएं वो क्या होती है? अनंत होती है। ये बात थॉमस हॉब्स खुद कहता है। और समाज को वो राज्य की भांति मानता है। समाज को एक आणविक प्रकृति का बताया है, और आणविक प्रवृत्ति का अर्थ होता है समाज व्यक्तियों का समूह है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ये कौन कहता है? थॉमस हॉब्स कहता है। और थॉमस हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है इसमें कहता है कि प्राकृतिक अवस्था है ये पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक, मतलब प्राकृतिक अवस्था है ये सामाजिक समझौते से पहले की अवस्था को इसने प्राकृतिक अवस्था कहा है। और प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था के सभी के विरुद्ध, सभी के संघर्ष की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति, सभ्यता है, इस प्रकार की चीजों का क्या था? अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन है वो पाश्विक, क्षणिक व बर्बर था। पशु की भांति मनुष्य का जीवन था। तो इस प्रकार हमने आज जो थॉमस हॉब्स है इनके जो ये प्राकृतिक अवस्था इसके बारे में अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम इसके सामाजिक जो समझौते का सिद्धांत है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को आराम से देख लेना, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। और हमारी बुक जो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसका जो अध्याय है थॉमस हॉब्स, इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।